हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग यूपीपीसीएस, आरओ और बीईओ के लिए जीएस के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा कर रहे थे और इस चर्चा के अंतर्गत आज आपकी यह 27वीं क्लास है और इस क्लास पे हम लोग प्राचीन काल में भारत आए विदेशी यात्रियों के संदर्भ में चर्चा करने वाले हैं। आपको भी पता होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, चाहे वो प्राचीन काल के विदेशी यात्री हों या फिर मध्यकाल के विदेशी यात्री हों, इनके संदर्भ में क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। यहां से बनने वाले प्रश्नों की अगर हम बात करें तो एक तो इनके संदर्भ में प्रश्न ये बहुत पूछा जाता है कि किसके काल में आए या फिर किस वर्ष आए, और इसी संदर्भ में यहां से आप देखेंगे तो क्रम से लगाने के लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि 4 विदेशी यात्री दे दिए जाएंगे और फिर आपको उनके आगमन के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना होगा। और यहां से मिलान वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक तरफ आपको विदेशी यात्री दे दिए जाएंगे, दूसरी तरफ जिसके शासन काल में आए होंगे वो एक तरफ दे दिए जाएंगे और फिर आपको सुमेलन करना होगा। तो इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। बाद बाकी जब हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे तो और जो कुछ भी पूछा गया है उनके संदर्भ में भी हम लोग बात कर लेंगे। तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो सिर्फ करेंगे प्राचीन काल के विदेशी यात्रियों के संदर्भ में, और फिर हम लोग मध्यकाल में जो विदेशी यात्री भारत आए हैं उनकी भी चर्चा एक अलग क्लास में करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग पूरी वीडियो को देखा करिए, क्योंकि अगर आप थोड़े से भी इस तैयारी के फील्ड में अनुभवी हैं तो आपको पता होगा कि ये जो टॉपिक मैं करा रहा हूं ये ऐसे टॉपिक हैं जो यूपीपीसीएस, आरओ, बीईओ या फिर यूपीपीसीएस द्वारा कराए जाने वाले किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाद बाकी अगर आप किसी अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी करते हैं जैसे कि एसएससी वगैरह हो गया या यूपी ट्रिपल एससी हो गया या फिर यूपी पुलिस होता है, और जो रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं, पुलिस के एग्ज़ाम होते हैं, उनमें भी यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको भी पता होगा कि ये जो टॉपिक मैं करा रहा हूँ ये सदाबहार टॉपिक है, यानी कि प्रत्येक परीक्षा के लिए रामबाण। ठीक है, तो पूरा देखा करिए, अपने साथियों तक इन वीडियोस को शेयर कीजिए और अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बाद बाकी अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राचीन काल में भारत आए विदेशी यात्रियों के संदर्भ में चर्चा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फाइयान की। ठीक है, नाम पहचान लीजिए, फाइयान। एक चीज और मैं बता दूं कि प्राचीन काल में जितने भी विदेशी यात्री भारत आए हैं वो सभी आए हैं चीन से। ठीक है, और वो ज्यादातर बौद्ध भिक्षुक थे और यहाँ पर बौद्ध ग्रंथों को पढ़ने आए थे या फिर बौद्ध धर्म की शिक्षा को लेने आए थे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग फाइयान की बात करें तो फाइयान जो भारत आया था वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। कब? 399 ईस्वी में। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय आप लोग जानते ही होंगे, ये एक गुप्त राजा था। ठीक है, और फाइयान कहाँ का था? चीनी यात्री था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राचीन काल में जो भी विदेशी यात्री भारत आए हैं वो सभी कह लें या फिर ज्यादातर कह लें चीन से ही आए थे। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि किसके काल में आया था, कब आया था, कहां से आया था। ठीक है, इसके बाद ये जो विदेशी यात्री होते थे ये भारत में आकर अपनी यात्रा का विवरण जरूर लिखते थे। जहां जहां ये भारत में घूमते थे, जिन चीज़ों को देखते थे उनको एक किताब या फिर विवरण के रूप में जरूर लिखते थे, और उनका जो विवरण होता था वो तत्कालीन इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत होता था। तो फाइयान ने जो रचना की है उनसे ज्ञात होता है कि गुप्त काल में एक अस्पर्श वर्ग था। अस्पर्श वर्ग का मतलब कि गुप्त काल में छुआछूत थी और एक ऐसा वर्ग था जिसे कि लोग छूना तक पसंद नहीं करते थे। इन्हें क्या कहा जाता था?
फाइयान के अनुसार इस स्पर्श वर्ग में जो होता था उसे अंत्यज कहते थे या फिर क्या कहते थे, चंडाल कहते थे। ठीक है, ये चीजें यूपीपीसीएस पूछ चुका है, तो बहुत ही ध्यान से देखना। मैं सिर्फ यहाँ पर फालतू ज्ञान आपको नहीं दे रहा हूं, ये चीजें पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, तो जो गुप्त काल में स्पर्श वर्ग था उसे अंत्यज या फिर चंडाल कहा जाता था, और इस स्पर्श वर्ग को या फिर चंडाल को चारों वर्णों में सबसे निम्न स्थान प्राप्त था। और जो गुप्त काल में मछली मारने का काम होता था, शिकार करने का काम होता था या फिर मांस बेचने का काम होता था, वो काम यह चंडाल लोग ही करते थे। ये सारा विवरण फाइयान ने लिखा है। ठीक है, बाद बाकी फाइयान ने पाटलिपुत्र, आज का जो पटना है, उस दौर में उसको पाटलिपुत्र कहते थे। तो पाटलिपुत्र में फाइयान ने एक ऐसे अस्पताल का भी वर्णन किया है जिसे कि पाटलिपुत्र के धनी लोगों द्वारा बनवाया गया था, और इस अस्पताल में निर्धन लोगों का निःशुल्क इलाज होता था और उनको फ्री में दवाएं और भोजन भी उपलब्ध कराया जाता था। और पाटलिपुत्र का ये जो अस्पताल था ये बहुत ही उस दौर में प्रसिद्ध था, और यहाँ पर देश भर के रोगी इलाज कराने आते थे। बाद बाकी चीन के इस यात्री ने ये भी लिखा है अपने विवरण में कि गुप्त काल में लोग जो होते थे वो दैनिक क्रय विक्रय यानी कि डेली की जो खरीद फरोख्त होती थी उसके लिए कौड़ियों का प्रयोग करते थे। यानी कि गुप्त काल में एक मुद्रा होती थी कौड़ी, ठीक है, उसका ही प्रयोग लोग दैनिक क्रय विक्रय के लिए करते थे। तो ये बात हो गई किसकी, फाइयान की। सारी चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। बाद बाकी क्रम याद करते जाना। फाइयान, यह क्वेश्चन यहां पर ऐसे भी पूछा जाता है कि भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था, ऐसे भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखना ये फाइयान ही था। अगला जो यात्री है वो है सुंग युन। इसके संदर्भ में आप लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन मौर्योत्तर काल गुप्तोत्तर काल में यह चीनी यात्री आया था 518 ईस्वी से 521 ईस्वी तक। ठीक है, यानी कि यह 3 साल भारत में रुका और इसने भारत की यात्रा की, और इसने यहाँ से बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने भी चीनी यात्री भारत आते थे उनका मेन काम होता था बौद्ध धर्म की शिक्षा लेना या बौद्ध धर्म का ज्ञान एकत्रित करना। तो सुंग युन जो कि 518 से 521 यानी कि 3 वर्ष भारत रहा, इसने यहाँ पर अपनी यात्रा के दौरान बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी प्रतियां थीं उनको एकत्रित किया। तो याद कर लेना, पहले फाइयान फिर सुंग युन, उसके बाद आता है हुएनसांग। हुएनसांग कब आया था, तो हुएनसांग आया था 630 ईस्वी में। किसके शासन काल में आया था, ये आया था हर्षवर्धन के शासन काल में। आपको भी पता है गुप्तोत्तर काल के बाद छोटे छोटे राजा और छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, उसमें से जो सबसे प्रमुख था वो ये वर्धन वंश का शासक हर्षवर्धन ही था। और इसी के काल में 630 ईस्वी में हुएनसांग भारत आया था। ये भी कहाँ का था, ये भी था चीन का, और ये एक बौद्ध भिक्षु था और बौद्ध धर्म की शिक्षा के संदर्भ में ही भारत आया था। बाद बाकी जो हुएनसांग था वो कुल 15 वर्षों तक भारत रहा, और यह विशेष रूप से हर्षवर्धन के दरबार से ही संबंधित रहा, क्योंकि जो हर्षवर्धन था वो भी एक बौद्ध राजा था, यानी कि बुद्ध धर्म को मानने वाला था और बौद्ध धर्म की महायान शाखा से जुड़ा हुआ था। आपको पता ही होगा कि जो बौद्ध धर्म है वो 2 शाखाओं में था, हीनयान और महायान। तो जो हर्षवर्धन था वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मानने वाला था। ठीक है,
तो जो ह्वेनसांग था वो हर्षवर्धन को शिलादित्य कहता था। ठीक है, ध्यान रखना, ह्वेनसांग हर्षवर्धन को क्या कहता था? शिलादित्य। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, ह्वेनसांग अपने विवरण में हर्षवर्धन को शिलादित्य कह के लिखता है। बाद बाकी ह्वेनसांग को दो उपाधियां भी दी गई हैं। कौन कौन सी? एक तो यात्रियों का राजकुमार, बहुत बार यूपीपीसीएस पूछ चुका है, और वर्तमान शाक्य मुनि। ठीक है, तो ह्वेनसांग को दो उपाधियां दी गई हैं। कौन कौन सी? यात्रियों का राजकुमार और वर्तमान शाक्य मुनि। बाद बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ह्वेनसांग जो था वो बौद्ध धर्म को मानने वाला था और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। आपको भी पता है कि प्राचीन काल में बौद्ध धर्म की जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था वो नालंदा विश्वविद्यालय था, और इसी नालंदा विश्वविद्यालय की वजह से जो भी चीन के यात्री होते थे वो भारत आते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनको अगर बौद्ध धर्म के संदर्भ में ज्ञान एकत्रित करना है तो उनके लिए नालंदा विश्वविद्यालय बिल्कुल सटीक जगह है। बाद बाकी आपको पता होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय में उस समय पर 1 लाख अभ्यर्थी पढ़ाई करते थे और उसका जो परिसर है वो बहुत ही बड़ा है। बाद बाकी इसको आप देखेंगे कि मुस्लिम शासकों द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया था, और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय का फिर से पुनरुद्धार करके वहाँ पर आप देखेंगे फिर से इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा लेने के लिए विदेशी यात्री भारत आते थे। बाद बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी विदेशी यात्री होते थे वो भारत में घूमते थे और फिर जो भी देखते थे उनके संदर्भ में अपना विवरण लिखते थे। तो जो ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा है इसको सी यू की कहा जाता है। ठीक है, चीनी शब्द हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे आप लोग, लेकिन याद तो करना पड़ेगा और ये पूछा जा चुका है। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग की जो यात्रा विवरण है उसको सी यू की कहा जाता है। ठीक है, बाद बाकी एक चीज और ध्यान रखिए कि जो भी चीनी यात्री होते थे वो भारत को 2 नामों से पुकारते थे, एक तो यिनतू और दूसरा थियानतू। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो भी चीनी यात्री होते थे या फिर चीनी लेखक होते थे वो भारत को या तो यिनतू कहते थे या फिर थियानतू कहते थे। ये चीनी भाषा के शब्द हैं। बाद बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हर्षवर्धन था वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मानने वाला था और इसी शाखा की श्रेष्ठता को दर्शाने के लिए उसने एक विशाल सभा भी बुलाई थी जिसमें उसने विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के आचार्यों को मतलब क्या बोले आमंत्रित किया था और वाद विवाद की एक प्रतियोगिता रखी थी जिसमें उसने सोचा था कि वह महायान जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा है उसकी उत्कृष्टता को वो सिद्ध करेगा। और इस सभा की जो अध्यक्षता की थी वो ह्वेनसांग ने ही की थी, क्योंकि ये भी बौद्ध धर्म का और बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अच्छा ज्ञाता था और उसी शाखा को ये मानने वाला था। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये सारी बातें हो गई ह्वेनसांग के संदर्भ में। ठीक है, अब एक और चीनी यात्री भारत आता है 675 ईस्वी में। ठीक है, इसका नाम है इत्सिंग। तो नाम याद करिए इत्सिंग, ये भी एक चीनी यात्री था और बौद्ध भिक्षु था। ये 675 या फिर बहुत से स्रोतों में 671 ईस्वी भी लिखा मिलता है या फिर 672 ईस्वी भी लिखा मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि बहुत से स्रोतों में मिलता है कि इत्सिंग जो है वो 675 ईस्वी में भारत आया, कहीं पर 671 ईस्वी मिलता है, कहीं पर 672 ईस्वी मिलता है। तो जो इत्सिंग था वो सुमात्रा यानी कि इंडोनेशिया के पास जो जगह है सुमात्रा, वहाँ से होकर
समुद्र के मार्ग के सहारे दक्षिण भारत में आया था। तो ये भी ध्यान रखना कि दक्षिण भारत की यात्रा करने वाला पहला बौद्ध भिक्षु कह लें या फिर चीनी यात्री कह लें, वो कौन था? वो था इत्सिंग। इत्सिंग 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी चीनी यात्री होते थे वो बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय जरूर जाते थे। तो ये भी नालंदा विश्वविद्यालय गया और 10 वर्षों तक वहाँ इसने बौद्ध धर्म के संदर्भ में ज्ञान एकत्रित किया और नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्यों से इसने संस्कृत भाषा भी सीखी। ठीक है, तो ये इसके संदर्भ में एक विशेष तथ्य है। बौद्ध ग्रंथों को तो इसने पढ़ा ही, क्योंकि ये उसका मेन काम था जिसके लिए वह आया था, और नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्यों से इसने संस्कृत भाषा का भी अध्ययन किया। बाद बाकी जो इत्सिंग था उसने भारत में अपनी यात्रा का विवरण या फिर जो ओवरऑल यात्रा का जो इसने विवरण लिखा है वो 691 ईस्वी में लिखा था और इसका जो विवरण का नाम था वो था भारत तथा मलय द्वीप पुंज में प्रज्वलित बौद्ध धर्म का विवरण। तो इस नाम से इत्सिंग ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा है। तो ये बात हो गई इत्सिंग के संदर्भ में। बाद बाकी इसके आगमन के संदर्भ में 3 तारीखें मिलती हैं, 3 जो तिथियां हैं वो मिलती हैं, वो आप लोग देख लेना थोड़ा सा कैसे क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, अब ये जो आपके थे फायान, सुंगयुन, ह्वेनसांग और इत्सिंग, ये तो थे चीनी बौद्ध यात्री या फिर कह लें विदेशी यात्री। अब एक व्यक्ति के संदर्भ में थोड़ा सा जो अध्ययन है वो करना थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ये कोई विदेशी यात्री नहीं था, बल्कि यह राजदूत के रूप में भारत आया था। इसका नाम है मेघस्तनीज। आप सभी लोगों ने सुना होगा मेघस्तनीज, और इसकी जो प्रसिद्ध रचना है इंडिका के संदर्भ में। तो जो मेघस्तनीज था ये एक यूनानी राजदूत और इतिहासकार था और यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य, वही चंद्रगुप्त जो कि मौर्य सम्राट थे, उनके शासनकाल में ही यह भारत आया था। ठीक है, कहाँ का था ये? यूनान का था, और यूनानी राजदूत के रूप में यूनान के शासक सेल्कस निकेटर के द्वारा इसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। तो यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर का नाम भी याद रखना। ये यूनानी राजा था जिसने कि मेघस्तनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत के रूप में भेजा था। मेघस्तनीज है, जो मेघस्तनीज था इसने अपनी विवरण में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, और इस बात की पहचान किसने की है? इस बात की पहचान की है इतिहासकार विलियम जोन्स ने। तो ये यूपीपीसीएस में 2-4 बार पूछा जा चुका है कि किस इतिहासकार ने पहचान की है कि मेघस्तनीज चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहता था। ये यूनानी भाषा के शब्द हैं, तो यूनानी भाषा में ही जो मेघस्तनीज था वो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहता था। तो दोनों चीजें याद रखना। ठीक है, बाद बाकी जो मेघस्तनीज ने भारत में अपने रहने या फिर अपने अनुभवों का जो विवरण लिखा है उसको बोलते हैं इंडिका। तो खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेघस्तनीज की रचना का नाम क्या है, या फिर मेघस्तनीज द्वारा लिखित भारत के संदर्भ में विवरण का नाम क्या है? तो इसका नाम है इंडिका। और इंडिका मौर्यकालीन इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत है, क्योंकि मेघस्तनीज मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में ही यहाँ पर आया था। इसीलिए इसके द्वारा जो लिखा गया विवरण इंडिका है उससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। अब इसने इंडिका में लिखा है कि तत्कालीन समाज 7 श्रेणियों में विभाजित था। ये 7 श्रेणियां थीं: दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री।
और इसमें जो सर्वाधिक संख्या थी वो थी कृषकों की। तो इंडिका के अनुसार या फिर मेगास्थनीज के अनुसार तत्कालीन जो मौर्य समाज था वो 7, मौर्य काल में, मौर्य समाज तो नहीं कहेंगे, मौर्य काल में जो समाज था वो 7 श्रेणियों, कौन कौन सी नाम याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री में विभाजित था। और इन 7 श्रेणियों में जो सर्वाधिक संख्या थी वो थी किसकी? कृषकों की। ठीक है। बाद बाकी इंडिका में मेगास्थनीज ने लिखा है कि प्राचीन भारत में दासता नहीं थी, यानी कि प्राचीन भारत में गुलामी नहीं थी। सभी जो वर्ण थे, सभी जो व्यक्ति थे वो आज़ाद होकर रहते थे, कोई किसी को गुलाम नहीं बनाता था। तो ये बात हो गई मेगास्थनीज के संदर्भ में। तो ये हो गए सभी प्राचीन काल में आए विदेशी यात्री और एक जो ये यूनानी राजदूत था, इसके संदर्भ में आपने पढ़ा। बाद बाकी फटाफट इनके क्रम को याद कर लीजिए। फाहियान कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि गुप्त काल में आया था 399 ईस्वी में। उसके बाद आया था सुंगयुन गुप्तोत्तर काल में। फिर गुप्तोत्तर काल में ही एक वंश था या फिर कहें एक शासक था हर्षवर्धन, उसके काल में आया था ह्वेनसांग। और फिर 675, 671 कह लो या 672, इसमें आया था इत्सिंग। तो चारों का जो क्रम है बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना। बाद बाकी मेगास्थनीज जो है वो तो सबसे पहले ही आया था। कब? जब मौर्य वंश की स्थापना हुई थी और जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, उसके शासन में। ठीक है। तो अब ये आज की क्लास कंप्लीट हो गई। आई होप चीज़ें आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। तो लगातार इन क्लासेस को पूरा देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इन वीडियोज़ को अपने साथियों तक जरूर शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।